नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हुए आतंकवादियों के एंट्री। दरअसल यह अखिलेश यादव का निकला आतंकवादी कनेक्शन। केजरीवाल का भी आतंकवादी कनेक्शन के मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने दिए जांच के आदेश। बड़ी खबर निकल के आ रही है, बढ़ गई है यूपी और पंजाब में जहां एक तरफ यूपी में अखिलेश यादव की बड़ी मुसीबत, दूसरी बड़ी अपडेट अफगान सिखों और हिंदुओं से मिले प्रधानमंत्री मोदी। पीड़ित ने बताया, हमें जासूस समझकर तालिबान ने कर लिया था किडनैप और बर्बरता को याद दिलाई। तीसरी बड़ी अपडेट, दिल्ली मुंबई समेत कई बड़े शहरों को दहलाने की साजिश रच रहा दाऊद। हिट लिस्ट में कई नेता और बिजनेसमैन, एनआईए का बड़ा खुलासा। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे जहां पे रशिया ने दाग दी है बड़ी मिसाइल परमाणु अभ्यास के लिए, हाइपरसोनिक मिसाइल। यूक्रेन की मुसीबत बढ़ गई है। आखिर इतना ज़्यादा परीक्षण के वो हम आपको बताएंगे। और इस बीच तालिबान का नया नक्शा, जिनमें पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान को बताया अपना हिस्सा, यहाँ तक कि पीओके को भी बताया इस्लामिक स्टेट का हिस्सा। बढ़ गई है इन तमाम देशों की मुसीबत का। भविष्य में इन सब पर तालिबान करेगा कब्जा। तो एक एक करके बताएंगे। जहाँ पे अहमदाबाद ब्लास्ट में जो है वो फांसी की सज़ा हुई थी, लेकिन अब दोषियों को सज़ा के हाई कोर्ट में चुनौती देंगे मौलाना मदनी। कहा, नामी वकील लड़ेंगे कानूनी लड़ाई। तो एक एक करके बताएंगे। जहां पे दोस्तों अब राजनीतिक पार्टियां जो फ्री का वादा करती हैं उस पे लगेगी लगाम, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट पार्टी की मान्यता करेगा रद्द। तो एक एक करके बताएंगे। इजराइल ने रूस संग किया बड़ा ऐलान, बताएंगे वो भी। लेकिन उससे पहले पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, 10 साल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अफगान सिखों और हिंदुओं से मिले प्रधानमंत्री मोदी। पीड़ित ने बताया, हमें जासूस समझ तालिबान ने कर लिया था किडनैप। उस वाक्य को पीएम मोदी ने किया याद। अफगानिस्तान से सिखों और हिंदुओं के एक शिष्टमंडल ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर उनसे मुलाकात की। भारत में बड़ी संख्या में अफगान सिख और हिंदू रहते हैं और हाल ही में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान की सत्ता हथियाने के बाद भारत सरकार ने उनमें से काफ़ी लोगों को वहां से निकाला था। अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर उत्पीड़न झेलने वाले अल्पसंख्यकों के प्रति मोदी सरकार ने कई बार अपनी प्रतिबद्धता जताई है। इसी बीच अफगानिस्तान के काबुल से आए निदान सिंह सचदेवा ने बताया कि उनका तालिबान ने अपहरण कर लिया था। उन्होंने कहा कि मुझे एक गुरुद्वारे से तालिबान द्वारा अपहरण कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि हमें भारतीय जासूस के रूप में सोच लिया था और वे चाहते हैं कि हम कन्वर्ट हो जाएं। हमने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया और भारत सरकार की मदद से खुश हैं। हमें बस आश्रय और राष्ट्रीयता की आवश्यकता है। भारत में 1989 में शिफ्ट होने वाले अफगानिस्तान निवासी तरीन सिंह ने कहा है कि हमने पीएम मोदी को काबुल में अपने हालात से अवगत कराया और हमारी मुख्य समस्या नागरिक बनने थी। हम अपनी नागरिकता के लिए इधर उधर भटकते रहे, इसलिए हमने सीरेबली लाने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया और एक नागरिकता चाहते हैं। इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उन्होंने अपनी बातें भी रखी हैं। और पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं एक तरीके से वो काफ़ी प्रसन्न दिखाई दिए, काफ़ी खुश दिखाई दिए और एक तरीके से कहीं ना कहीं उन्होंने माना कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कि कहा था वो कर डाला है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही। दिल्ली मुंबई समेत कई बड़े शहरों को दहलाने की साजिश रच रहा दाऊद। हिट लिस्ट में कई नेता और बिजनेसमैन, एनआईए का बड़ा खुलासा। दोस्तों, अंडरवर्ल्ड डॉन और ग्लोबल टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम ने भारत को दहलाने के लिए एक स्पेशल यूनिट का गठन भी कर लिया है। एनआईए ने जो एफआईआर दर्ज की है उनमें से इस बात का खुलासा किया गया है कि हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने भारत के मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन और अमेरिका से ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किए गए दाऊद इब्राहिम और उनके गैंग मेंबर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। उस एफआईआर पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया। एनआईए ने एफआईआर में खुलासा करते हुए कहा है कि दाऊद इब्राहिम ने भारत को दहलाने के लिए स्पेशल यूनिट बनाई है। एफआईआर के मुताबिक पाकिस्तान में पनाह लिए हुए दाऊद इब्राहिम की एक स्पेशल यूनिट बनाई, जिसके निशाने पर भारत के नामी लोग, पॉलिटिकल लीडर, नामी बिजनेसमैन समेत कई नामचीन हस्तियां हैं। एफआईआर के मुताबिक दाऊद इब्राहिम की यह स्पेशल यूनिट हथियारों, विस्फोटकों और लीथो बैम्पस के जरिए हमले की योजना बना रही हैं। इसके अलावा ऐसी वारदातों को अंजाम देने की योजना है जिससे भारत के अलावा अलग अलग राज्य में दंगे भड़के। इतना ही नहीं, इस स्पेशल यूनिट के निशाने पर दिल्ली और मुंबई समेत कई बड़े शहर हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। क्या युद्ध चाहता है रूस? यूक्रेन विवाद के बीच परमाणु अभ्यास के दौरान लॉन्च की हाइपरसोनिक मिसाइल, बढ़ सकता है तनाव। दोस्तों, दरअसल यूक्रेन के साथ जारी तनाव के बीच रशिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च कर दिया है। हालांकि यह परमाणु अभ्यास के तौर पर
किया गया, लेकिन रूस के इस रुख को देखकर तनाव और बढ़ने की आशंका है, क्योंकि अमेरिका लगातार ये दावा कर रहा है कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को चेतावनी देते हुए कहा है, अगर ऐसा होता है तो ये विनाशकारी युद्ध के लिए रूस जिम्मेदार होगा। हालांकि रूस ने यूक्रेन पर हमला करने की योजना को लेकर अमेरिका के दावों का खंडन किया। कई दिनों से चल रहे इस विवाद को लेकर रूस ने कहा है कि यूक्रेन बॉर्डर पर स्थित रूस की सैन्य टुकड़ियां वापस अपने बेस पर लौट रही है, लेकिन अमेरिका ने रूस के इस दावों का खंडन किया। तो एक बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, इसी बीच यूक्रेन पे हवाई हमले का रूस की सेना तैयार भी है और सैटेलाइट तस्वीरों में अमेरिका ने इस चीज़ का बड़ा खुलासा भी किया है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में चिंताजनक है यूक्रेन के लिए। एक और अपडेट, तालिबानी नक्शे में पीओके टीटीपी पीओके, जी हाँ तालिबानी नक्शे में है पीओके। दरअसल आपको बता दें तालिबान ने तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, इसके साथ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और ईरान को बताया काबुल का हिस्सा, अफ़गानिस्तान का हिस्सा। जी हाँ, भविष्य में इस्लामिक स्टेट बता कब्जा करना चाहता है तालिबान। पीओके को भी अपने नक्शे में दिखा दिया, जिसके बाद पाकिस्तान और ईरान समेत कई देश की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तालिबान के कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद में शामिल होने के दावों के बाद तालिबान ने कश्मीर को इस्लामिक स्टेट अमीरात का हिस्सा बता दिया है। जैसे सोशल मीडिया पर एक मैप शेयर हो रहा है, जिसमें अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान को भी इस्लामिक अमीरात के हिस्से में दिखाया जा रहा है। नक्शे में पीओके को भी शामिल किया गया है और इस नक्शे को तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स शेयर कर रहे हैं। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने कहा है कि वो अफगानिस्तान को इस्लामिक अमीरात बनाना चाहता है। साल 2020 के दोहा समझौते पर तालिबान ने इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान नाम से दस्तखत किए थे। सोशल मीडिया पर नक्शे सर्कुलेट करके अफगानिस्तान ने यह साबित कर दिया है कि वो इसी राह पर चल रहा है। तो ये एक तरीके से बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के नाम से जाना जाने वाला नया अफगानिस्तान भारत के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, दोषियों की सज़ा को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे मौलाना मदनी, कहा नामी वकील लड़ेंगे कानूनी लड़ाई। अब आप समझिए, जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने शनिवार को कहा है कि विशेष अदालत द्वारा 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने फैसले को अविश्वसनीय करार दिया है और गुजरात की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट मामले में 49 में से 38 दोषियों को मौत की सज़ा सुनाई। बाकी के 11 दोषियों को पूरी जिंदगी जेल की 4 दीवारों के बीच काटेंगे। मौलाना अरशद मदनी ने एक बयान में कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सज़ा के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे और कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। उन्होंने कहा है कि दोषियों को फांसी से बचाने के लिए देश के नामी वकील कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और मदनी ने कहा है कि हमें यकीन है कि इन लोगों को हाई कोर्ट से पूरा न्याय मिलेगा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें, अब राजनीतिक पार्टियों के फ्री के वादों पर लगेगी लगाम। पूरा न करने पर सुप्रीम कोर्ट कर सकता है मान्यता रद्द। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिनमें केंद्र और भारत के चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को विनियमित करने और उन्हें आवश्यक तर्कसंगत घोषणा पत्र वादों के लिए जवाबदेह बनाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने अपने वकील अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से दायर की थी। याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह को जब्त करने और चुनावी घोषणा पत्र में किए गए अपने आवश्यक तर्कसंगत वादों को पूरा करने में विफल रहने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने के निर्देश देने की भी मांग की है। अपनी याचिका में अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने अदालत से कहा है कि चुनाव घोषणा पत्र एक दस्तावेज है जो राजनीतिक दल के इरादों, उद्देश्यों और विचारों को एक प्रकाशित घोषणा है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। इजराइल को सताया रूस संग रिश्ते बिगड़ने का डर, यूक्रेन को दिया झटका, रक्षा कवच आयरन डोम बेचने से किया इनकार। इजराइल ने अमेरिका के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की बैटरियां यूक्रेन भेजने की बात कही गई थी। इजराइल ने कहा है कि उसे लगता है कि अगर वो अनुमति देता है तो उसके यानी रूस के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसी बीच इस बात की जानकारी इजराइल के मीडिया ने दी है। इजराइल ने अमेरिका प्रशासन से कहा है कि वो कीव में आयरन डोम की बैटरी भेजे जाने से जुड़े प्रस्ताव से सहमत नहीं है। इससे यरूशलेम और मॉस्को के रिश्ते खराब होने का
डर है। इसके साथ ही उसने सीरिया पर रूस के प्रभाव का भी जिक्र किया है। यूक्रेनी सरकार ने अब आयरन डोम सिस्टम की बैटरियों के हस्तांतरण को मंजूरी देने के लिए इजराइल से सीधे अनुरोध किया है। यूक्रेन ने पहले बाइडेन प्रशासन से पैट्रियट और आयरन डोम मिसाइलों को ट्रांसफ़र करने का अनुरोध किया था और इसे डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टियों की मंजूरी भी मिली थी। हालांकि आयरन डोम प्रोजेक्ट को संयुक्त रूप से इजराइल और अमेरिका ने विकसित किया था, इसलिए इसकी बिक्री के लिए दोनों देशों की अनुमति की आवश्यकता होती है। एक और अपडेट लेते हैं। यूक्रेन के अलगाववादी नेता ने दिया पूर्ण सैन्य लामबंदी का आदेश, रूस भेजे जा रहे महिला, बच्चों और बुजुर्गों। जी हाँ, दरअसल पूर्वी यूक्रेन में एक अलगाववादी नेता ने आक्रमण के बढ़ते डर के बीच पूर्ण सैन्य लामबंदी का आदेश दिया। दोनेत्स्क क्षेत्र में रूस समर्थित अलगाववादी सरकार के प्रमुख डेनिस पुशलिन ने शनिवार को एक बयान जारी कर पूर्ण सैन्यबंदी लामबंदी की घोषणा की और रिजर्व बल के सदस्यों के सैन्य भर्ती कार्यक्रम में आने का अनुरोध किया। हाल ही के दिनों में क्षेत्र में यूक्रेन की सेना और रूस समर्थित विद्रोहियों के बीच हिंसा बढ़ने के बाद ये कदम उठाया गया। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने केंद्र सरकार से की मांग, कहा पीएफआई पर तत्काल लगाया जाए पूरी तरीके से प्रतिबंध। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई पर पूरी तरीके से बैन लगाने की मांग की है। उन्होंने शनिवार कहा कि असम ने केंद्र सरकार से पीएफआई पर तत्काल पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। हिजाब मुद्दे के कारण नहीं, यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, बल्कि विध्वंसक गतिविधियों और कट्टरपंथ में उनकी सीधी भागीदारी के कारण। वहीं उन्होंने ये कहा है कि असम सरकार नशीली दवाओं के कुछ मामलों को एनसीबी को सौंप रही है ताकि वो आगे और पीछे के तारों को खंगाल सके जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं। हमें उम्मीद है कि 5 साल बाद असम रोल मॉडल बनेगा। तो ये एक तरीके से बड़ा ऐलान किया है। इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर अखिलेश यादव के आतंकवादी समर्थक होने का दावा। जी आतंकी संग फोटो वायरल होने के बाद यूपी में घिर गए हैं अखिलेश। योगी आदित्यनाथ ने कहा अब अहमदाबाद के तार निकल के आ गए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2 चरणों में हो चुके हैं, लेकिन तीसरे चरण का मतदान आज हो रहा है। इसी बीच आपको बता दें, उससे पहले अखिलेश यादव के आतंकी कनेक्शन सामने आए हैं। अहमदाबाद में दोषी करार दिए गए आतंकियों के एक पिता का अखिलेश यादव संग तस्वीर वायरल होने के बाद सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या वाकई में अखिलेश यादव आतंकियों संग इनका कनेक्शन है। निकल के आ रही जम्मू कश्मीर शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक दहशतगर्द मार गिराया गया, 2 जवान गंभीर रूप से हुए घायल। दरअसल दक्षिणी कश्मीर के शोपियां में शनिवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। कश्मीर जोन पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि जैनापोरा इलाके में आतंकियों के मौजूद होने की जानकारी मिली और इसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया। घेरा सख्त होता देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर भारी फायरिंग कर दी और इसके जवाब में एक आतंकी भी मार गिराया गया। मुठभेड़ में सेना के 2 जवान गंभीर रूप से जख्मी हो गए। अभी भी इलाके में सर्च अभियान हुआ। दरअसल इससे पहले शुक्रवार को श्रीनगर के नौहट्टा इलाके के ख्वाजा बाजार में आतंकियों ने नापाक हरकत करते हुए ग्रेनेड हमला कर दिया। इनमें से पुलिस का एक जवान जख्मी हुआ। सड़क पर फेंके गए ग्रेनेड के धमाके से आसपास की 3 दुकानों के शीशे टूट गए और एक ऑटो भी क्षतिग्रस्त हो गया। हमले के तुरंत बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने हमलावरों की तलाश में संयुक्त अभियान चलाया। वहीं गुरुवार की शाम को शोपियां में दहशतगर्दों ने सीआरपीएफ नाके पर ग्रेनेड हमला किया था, जिससे एक वाहन क्षतिग्रस्त हो गया था। हालांकि आपको बता दें, एलओसी पे मारे गए घुसपैठियों से मिल रहे अमेरिकी हथियार। जीएसओ चांदपुरिया ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। दरअसल आपको बता दें, एलओसी पे लगातार पाकिस्तान घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें, इस घुसपैठ की पाकिस्तान की इस हरकत का भारतीय सेनाएं लगातार और करारा जवाब दे रही हैं, जिसमें पाकिस्तान के कई आतंकी मारे जा रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि एलओसी से अभी तक जो मिल रहे चीनी हथियार बदल कर अब अमेरिकी हथियार हो गए हैं। यानी एलओसी पे मारे गए घुसपैठियों से अमेरिकी हथियार मिल रहे हैं। तो इससे एक तरीके से ये आशंका जताई जा रही है कि जो अमेरिकी हथियार मिल रहे हैं, हो सकता है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से सीधा वो चीज़ें निकल के आई हों। सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है, वो चीज़ें माना जा रहा है कि तालिबानियों ने दिया है। जी हाँ, माना जा रहा है कि वो तालिबानियों ने दिया है और यही कारण है कि अब उन तालिबानियों को एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि तालिबानियों को लेकर माना जा रहा है कि वो तालिबानी हथियार हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। आतंकी फंडिंग मामले में जमाते इस्लामी के अध्यक्ष और 5 प्रमुख सदस्यों से 8 घंटे पूछताछ, आधा दर्जन से अधिक लोगों को किया गया तलब।
दोस्तों राज्य जांच एजेंसी ASI ने प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी के अध्यक्ष अमीर अध्यक्ष और अन्य 5 सदस्यों से 8 घंटे तक पूछताछ की। SIA ने संगठन से जुड़े आधा दर्जन से अधिक लोगों को तलब किया था। गैरकानूनी गतिविधियों के संबंध में पूछताछ की गई। सूत्रों के अनुसार विदेशी फंडिंग और जमात के विदेशी संचालन के अलावा उनमें से जम्मू कश्मीर में और प्रदेश से बाहर जमात इस्लामी की गतिविधियों के बारे में पूछताछ की गई। पूछताछ में जमात की संपत्तियां शामिल थी जिनका आतंकी फंडिंग से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध था। माना जा रहा है कि इसकी उत्पत्ति ब्रिटेन, कनाडा, बहरीन आदि सहित विदेशों में हुई है। SI के अनुसार पूछताछ JI से संबंधित मामलों की जांच है जो मूल रूप से श्रीनगर के बाटमालू पुलिस थाने में दर्ज की गई थी। अब SIA इसकी जांच कर रही है। एक अधिकारी ने बताया है कि हाल ही के वीडियो में प्रेस विज्ञप्ति पर प्रतिबंधित जमात के विदेशी संचालन के बारे में पूछताछ की गई। जिन लोगों से पूछताछ की गई उनमें अब्दुल हमीद गनी सेवरत और अमीर जमात अब्दुल सलाम डग्गा और पीर अब्दुल राशिद हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। रूस ने शांति नहीं विनाशकारी तबाही चुना है, बोले अमेरिकी राष्ट्रपति पुतिन ने लिया है महायुद्ध का फैसला। दोस्तों दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा बयान दे दिया है। जो बाइडेन ने कहा है कि जिस तरीके से पूरी तरीके से जो आने वाला समय है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से युद्ध का आहट देगा और इस युद्ध में कहीं ना कहीं एक तरीके से कई देश आने वाले हैं और ये युद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं चुन रहे हैं, तो वो चुन रहा है रूस। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरीके से आज युद्ध की तरफ बढ़ रहा है वो महायुद्ध होगा। ये जंग पूर्वी यूरोप में विनाशकारी और अनावश्यक युद्ध होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा अगर सही है तो इस बात में कोई शक नहीं है कि युद्ध के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि रूस ने आज से यूक्रेन की सीमा पर परमाणु मिसाइलों के साथ युद्धाभ्यास शुरू किया और माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही रूसी सैनिक यूक्रेन में घुसने वाले हैं। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही। यूक्रेन संकट पर भारत के रुख की रूस ने तारीफ की है। आखिर क्यों, वो समझिए। दरअसल आपको बता दें, रूस ने यूक्रेन संकट पर भारत के संतुलित और स्वतंत्र रुख की शुक्रवार को सराहना की। पूर्वी यूरोप में स्थित देश के लेकर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के सदस्य देशों और रूस के बीच तनाव बढ़ने के मद्देनज़र भारत के रुख पर रूस का ये बयान आया है। नई दिल्ली में स्थित रूसी दूतावास ने कहा है कि हम भारत के संतुलित, सैद्धांतिक और स्वतंत्र रुख का स्वागत करते हैं। उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा था कि शांति एवं रचनात्मक कूटनीति वक्त की दरकार है और तनाव बढ़ाने वाला कोई भी कदम उठाने से बचना चाहिए। यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने तत्काल तनाव घटाने की गुरुवार को अपील की है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को छात्रों के परिजनों ने की PM मोदी से मांग, एयरलिफ्ट कर स्वदेश लाए सरकार। यूक्रेन और रूस के विवाद बढ़ते तनाव के युद्ध की आशंका से वहां पढ़ाई के लिए भारतीय छात्रों के माता पिता परेशान हैं। उन्हें हर पल अपने बच्चों की चिंता सता रही है। ऐसे ही बिहार के मुजफ्फरनगर में हो रहने वाले व्यवसायी दंपत्ति ने यूक्रेन में फंसे अपने बेटे को वापस लाने की सरकार से गुहार लगाई है और उनके बेटे को जल्द से जल्द वापस लाने के इंतजाम किए जाएँ। यूक्रेन के जेप्रोजिया स्टेट में मुजफ्फरनगर के भी 12 से ज़्यादा छात्र हैं। यूक्रेन में सभी भारतीय छात्र सुरक्षित हैं और अपने घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। एक और अपडेट लेते हैं। 100 शहरों और कस्बों में खेतों से उड़े ड्रोन, PM मोदी ने किया उद्घाटन। बोले कृषि क्षेत्र का नया अध्याय शुरू हुआ। दोस्तों कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव की तैयारी के साथ PM मोदी ने शुक्रवार को देश में 100 किसान ड्रोन का उद्घाटन किया और यह देश के विभिन्न शहरों व कस्बों के खेतों में उड़े। ड्रोन से खेतों में दवाओं का छिड़काव करने के काम आएंगे। किसानों की मदद करने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन ड्रोनों का उद्घाटन किया और इस मौके पे PM ने कहा कि पहले ड्रोन के नाम से लगता था कि ये सेना से जुड़ी कोई व्यवस्था है या दुश्मनों से मुकाबला करने के उपयोग में काम आने वाली चीज़ें हैं, लेकिन अब यहाँ 21वीं सदी की आधुनिक कृषि व्यवस्था की दिशा में एक नया अध्याय है। और PM मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि यह शुरुआत न केवल ड्रोन सेक्टर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी बल्कि इसमें संभावनाओं का अनंत समागम भी खुलेगा। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। हमने आपको बताया कि कनाडा, जी हाँ, कनाडा में किस तरीके से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। दरअसल आपको बता दें कनाडा में उच्चायोग ने सलाह दी है भारतीय छात्र मुसीबत में
कनाडा में 3 संस्थान बंद होने से भारतीय छात्र संकट में आ गए हैं। देश में चल रहे विरोध के मद्देनजर राइजिंग फिनिक्स इंटरनेशनल इंक ने अपने 3 संस्थान बंद करने का नोटिस दिया है। इसे देखते हुए भारतीय उच्चायोग ने भारतीय छात्रों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी। भारत के कई छात्रों ने उच्चायोग से संपर्क किया था और ये राइजिंग फिनिक्स इंटरनेशनल इंक द्वारा संचालित 3 संस्थाओं में नामांकित है। इन संस्थानों में कॉलेज एच मॉन्ट्रियल, शेरबर्ग में CED कॉलेज और लॉन्गवुड में CUXC कॉलेज शामिल हैं और ये सभी क्यूबेक प्रांत में हैं। उच्चायोग कनाडा की संघीय सरकार क्यूबेक की प्रांतीय सरकार के साथ साथ प्रभावित छात्रों को सहायता प्रदान करने में लगा है। एक और अपडेट लेते हैं। हिजाब को लेकर प्रदर्शन जारी, DC बोले हंगामा करने वाले छात्रों पर होगा एक्शन। दोस्तों दरअसल कर्नाटक में हिजाब को लेकर उठे विवाद पर हंगामा जारी और शनिवार को रिपोर्ट आई है कि शिवमोगा जिले में हिजाब विवाद को लेकर प्रदर्शन कर रहे 58 स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया है। इस रिपोर्ट में जब आज तक ने शिवमोगा के DC से बातचीत की तो उन्होंने ऐसे किसी भी एक्शन से इनकार किया। शिवमोगा के DC ने कहा है कि उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल से बातचीत की और निलंबन ऑर्डर की मांग की है, लेकिन प्रिंसिपल ने ऐसे किसी भी आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। हालांकि DC ने कहा है कि अगर छात्र गलत व्यवहार करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों बिग ब्रेकिंग निकल के यूक्रेन विवाद ने भारत की चिंता भी बढ़ाई। जर्मनी के विदेश मंत्री के साथ एस जयशंकर की चर्चा। दरअसल केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी में विदेश मंत्री एनालेना वोरवाक से मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके खुद इस मुलाकात की जानकारी दी और उन्होंने बताया है कि दोनों के बीच व्यापक चर्चा की गई और इस दौरान जलवायु परिवर्तन, द्विपक्षीय और वैश्विक स्तर पर ध्यान केंद्रित किया गया और इसके अलावा अफगानिस्तान, इंडो पैसिफिक और यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है। एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर आपको बता दें हिजाब विवाद को लेकर पूरे देश भर में ना शुरू हो जाए प्रदर्शन, बढ़ी सरकार की बेचैनी, कहा CAA जैसे न फैल जाए आंदोलन। कर्नाटक सरकार के द्वारा स्कूल यूनिफॉर्म वाले आदेश पर पुनर्विचार के संकेत और मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गए यूनिफॉर्म ड्रेस कोड वाले बयान से बीजेपी की दूरी के बीच बीजेपी नेतृत्व में हिजाब विवाद की वजह से अलग अलग जगहों पर चल रहे आंदोलन को लेकर बेचैनी बढ़ी है। सूत्रों के अनुसार ये एक भावना है कि कर्नाटक सरकार और राज्य की भाजपा इकाई ने उडुपी में कुछ कॉलेजों में छात्राओं के एक छोटे समूह को विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी ताकि ये फैले, उच्च न्यायालय तक पहुंचे और राष्ट्रीय चर्चाओं में शामिल हो सके। इस तरीके की बातें निकल के आ रही, लेकिन अब जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। फिलहाल बड़ी खबर इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। पल पल के